हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रिचा। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ आपसे पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से रिलेटेड। और आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, बात करेंगे हम इसमें एनर्जी से रिलेटेड। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारी जो एनर्जी है उसके सोर्स ऑफ एनर्जी का क्या क्या है और हम उसको किस तरीके से प्रोड्यूस करते हैं। इंडिया के क्या टारगेट हैं ग्लोबल एस्पेक्ट्स में, कौन सी क्या रैंकिंग है कंट्री की, वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। और जो भी हमारे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनको भी हम समझते हुए चलेंगे। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो देखते हैं मीनिंग ऑफ एनर्जी। एनर्जी क्या है? एनर्जी किसी भी काम को करने के लिए जो भी हमारी कैपेसिटी है वो एनर्जी है। ठीक है, तो एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। जैसे अगर आप देखें तो चलने में भी एनर्जी लगती है। ठीक है, अगर आप गाड़ी ट्रांसपोर्टेशन है तो वहाँ पे भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। अगर आप उसमें फ्यूल डालेंगे तो गाड़ी चलेगी, जिस दिन फ्यूल खत्म, जिस टाइम पे खत्म, उस टाइम पे जो है गाड़ी चलना बंद हो जाएगी। चाहे वो बैटरी वाली गाड़ी हो, चाहे वो ऑयल लेके डालने वाली गाड़ी हो, तो कैसी भी हो, तो एनर्जी का काम क्या है कि किसी भी काम को, जो भी वर्क परफॉर्म करना है, उसकी जितनी कैपेसिटी होगी, जितनी उसमें एनर्जी डाली जाएगी, उस तरह से वो काम करेगा। तो काम को करने के लिए जो कैपेसिटी है वो है एनर्जी। अब बात आती है कि जो एनर्जी, जितनी भी तरह से हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है। एक है आपका रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब वो सोर्स जो रिन्यू होते रहते हैं, यानी कि जिनको रिन्यू, जैसे सन है तो सन क्या है? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो रिन्यू होता रहता है। ठीक है, दूसरा है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल वो सोर्स होते हैं जो कि हम कंज्यूम करते जा रहे हैं और एक टाइम के बाद वो खत्म हो जाएंगे। वो है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। और ध्यान से समझते हैं, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज द एनर्जी दैट इज कलेक्टेड फ्रॉम द रिन्यूएबल सोर्स। यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी क्या है? जो रिन्यूएबल सोर्स से बनाई जाए वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, that are naturally replenished or the human time scale. Most renewable source of energy source are sustainable. बहुत सारे ऐसे जो हैं जो कि renewable source of energy है वो क्या है? Sustainable है। Some are not, कुछ जो है वो sustainable नहीं है। For example, अगर बात करें तो बायोमास से जो एनर्जी हम बनाते हैं वो अनसस्टेनेबल है। ठीक है, यानी कि वो एक टाइम के बाद, मतलब वो अनसस्टेनेबल है, ये बात आप यहाँ पर समझिए। और जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी? जो चीज़ें अगर आप देखें कि एक टाइम के बाद हम यूज़ कर रहे हैं पर ख़त्म नहीं हो रही हैं, जैसे कि अगर रिन्यू हो जाए, जो जैसे कि अगर आप देखें कि कोल है तो कोल की माइंस होती हैं, हम कोल को निकाल लेंगे तो एक टाइम के बाद तो वो माइंस ख़त्म हो जाएंगी, तो वो क्या हो गया? नॉन रिन्यूएबल हो गया। ठीक है, तो नॉन रिन्यूएबल क्या हुआ? नॉन रिन्यूएबल सोर्स इज अ नेचुरल रिसोर्सेज दैट कैन नॉट बी रीडली रिप्लेस्ड बाय नेचुरल मीन्स। मतलब ये वो सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसको कि जितनी तेजी से हम कंज्यूम कर रहे हैं उतनी तेजी से वो हमारे लिए अवेलेबल नहीं हो रही है। मतलब वो जहाँ जैसे हम निकाल रहे हैं, जो जगह वैकेंट हो रही है, तो क्या वो वहाँ पे फिर तुरंत आ जा रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। वो कंज्यूम जितनी तेजी से कर रहे हैं उतनी तेजी से वो रिन्यू नहीं हो रही है, या उतनी तेजी से वहाँ पर फिर से नहीं आ रही हैं। वो खत्म हो जा रही है, टाइम के साथ साथ कंज्यूम हो जा रही है। जैसे कि अगर आप देखें तो पेट्रोल है, हम उसको यूज कर रहे हैं, तो यूज करते करते वो क्या हो रहा है? वो हम निकालते हैं, अर्थ के क्रस्ट से हम निकालते हैं सारी चीजें। ऑयल है और कोल है, ये सारी चीजें जो भी गैसेस हम यूज कर रहे हैं अर्थ के क्रस्ट से हम निकालते हैं। और जब हम निकालते जाते हैं तो एक टाइम के बाद क्या होगा? वो खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए इनको नॉन रिन्यूएबल सोर्स कहा गया। और ये क्या है? ये जितनी तेजी से हम निकालते हैं उतनी तेजी से ये कोई आ नहीं रही। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस, बहुत सालों पहले, बहुत सदियों पहले जो है नेचुरल प्रोसेस हुआ था, जिसकी वजह से ये सारी चीजें प्रोड्यूस हुई थी अर्थ के क्रस्ट में। ठीक है, तो दो सप्लाई इज लिमिटेड, इनकी सप्लाई क्या है? वो लिमिटेड है। विच पर प्रोड्यूस इन दी पास्ट बाय नेचुरल प्रोसेस, जो कि नेचुरल प्रोसेस के थ्रू पास्ट में बनी थी। तो वो कौन कौन सी हैं? कोल है, फॉसिल फ्यूल है, यहाँ पर देखिए कोल है, फॉसिल फ्यूल्स के जो ऑयल है जैसे पेट्रोलियम ऑयल्स हो गए। ठीक है,
न्यूक्लियर एनर्जी हो सकती है और नेचुरल गैसेस हो सकती है। नेचुरल गैसेस जैसे कि एलपीजी हम यूज करते हैं, वो नेचुरल गैसेस हो गई। सो अब पहले हम देखते हैं कि जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कौन कौन सी है और उसको हम किस तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अपने अर्थ से। तो कोल इज फॉर्म्ड फ्रॉम रिमेन द प्लांट ब्यूरीड बीनीथ द अर्थ क्रस्ट। जो प्लांट्स वगैरह हैं उनके सड़ने और एक प्रॉपर नेचुरल प्रोसेस के थ्रू जो है कोल यानी कि कोयला जो है फॉर्म्ड होता है। कहाँ पे? अर्थ के क्रस्ट में। ओवर अ टाइम जियोलॉजिकल एक्शन चेंज। बहुत सदियों पहले जो है मतलब काफी नेचुरल प्रक्रिया हुई, उसके बाद जो है इनमें चेंज आया और तब जो है केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज में बदलाव आया धीरे धीरे। पता नहीं एक स्टेज से दूसरे स्टेज, दूसरे स्टेज से तीसरे स्टेज, तब जा करके ये सब जो है बने। ठीक है। एंड रिमेन टू क्रिएट द सॉलिड मटेरियल इज कॉल्ड द कोल। Coal is a grey, brownish, black sedimentary rock ready for the combustible. कोल जो होता है वो किससे बना होता है? सेडिमेंट्री रॉक से। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कोल कहाँ से बना होता है? कोल इज मेड फ्रॉम द सेडिमेंट्री रॉक जो कि रेडी हो कंबस्टिबल के लिए। कैसे बनता है? जो भी पेड़ पौधे होते हैं उनके ऊपर एक मतलब एक काफी एक लंबी प्रक्रिया के बाद जो है जा करके ये कन्वर्ट होते हैं कोल में। तो अगर टाइप्स ऑफ कोल की बात करें तो कोल जो है कई तरह के होते हैं। जैसा कि अगर आप देखें तो फर्स्ट यहाँ पर है पीट। ठीक है। पीट जो होता है वो सबसे ही लो क्वालिटी का होता है, लोएस्ट क्वालिटी जो कोयला होता है उसको पीट कहते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो ये कोई कोल नहीं है और ये पार्शली डिकेड प्लांट होते हैं। यहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं वो पार्शली डिकेड होते हैं, पूरी तरीके से इनमें अभी सड़न प्रक्रिया नहीं हो पाई थी और इस वजह से इनका जो हीट भी होता है बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट जो दूसरा है यहाँ पर अगर आप देखें तो दूसरा है लिग्नाइट। लिग्नाइट में क्या होता है? लो हीट कंटेंट होता है। ठीक है। लिग्नाइट में क्या होता है? बहुत ही लो हीट कंटेंट होता है, बट यहाँ पर साथ ही साथ सल्फर भी लो होता है और इनकी सप्लाई भी लिमिटेड होती है। थर्ड है यहाँ पर ब्यूटिमिनस। ब्यूटिमिनस जो कि सॉफ्ट कोल जिसको कह सकते हैं, एक्सटेंसिवली यूज एज द फ्यूल बिकॉज इट्स द हाई हीट कंटेंट एंड लार्ज सप्लाई। जो ब्यूटिमिनस होता है वो अच्छा कोल होता है, उसमें हाई हीट कंटेंट होता है और ये लार्ज सप्लाईज की अवेलेबल है और इसको सॉफ्ट कोल भी कहते हैं। नाम याद रख लीजिएगा, नाम एग्जाम में पूछता है। एंड द फोर्थ इज द एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो होता है वो हार्ड कोल होता है। तो सॉफ्ट कोल कौन सा है? ब्यूटिमिनस। और हार्ड कोल कौन सा है? एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो है वो हार्ड कोल है, हाईली डिजायरेबल फ्यूल होता है बिकॉज इट्स हाई हीट कंटेंट एंड लो सल्फर कंटेंट। यहाँ पे सल्फर जो होता है वो कम होता है और इसकी जो हार्ड कोल है और हाईली डिजायरेबल है क्योंकि इसमें हाई हीट कंटेंट होता है। इसकी सप्लाई क्या है? लिमिटेड है, बट इसकी क्वालिटी जो है सबसे अच्छी है। तो लोएस्ट क्वालिटी हो गया पीट और हाईएस्ट क्वालिटी हो गया एंथ्रासाइट। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो इस इमेज से समझ सकते हैं कि प्लांट ऐसे थे पहले और फिर ये जो है काफी इनके अंदर जो है सड़न प्रक्रिया हुई, इसके बाद इस तरीके से ये पीट में कन्वर्ट हुए। पीट में जब ये कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं और एक लंबी प्रक्रिया के बाद तो फिर इस तरीके से हम कोल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐसे हम यहाँ से निकाल सकते हैं कोल को। तो आप ये देख सकते हैं कोल की माइन वगैरह जो होती है वो इसी तरीके से निकाली जाती है यहाँ से कोल। नेक्स्ट जो सोर्स है हमारा वो है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम यानी कि अगर मैं देखूं तो ऑयल वगैरह की यहाँ पर बात कर रहा है। ठीक है। तो जो एक ये क्या होता है? कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है किसका? हाइड्रोकार्बन्स का, दैट अकर इन दी अर्थ इन लिक्विड गैसियस और सॉलिड फॉर्म में। तो लिक्विड गैसियस और सॉलिड फॉर्म में कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन आए तो आप मार्क कर सकते हैं कि लिक्विड गैसेस और सॉलिड फॉर्म में कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है किसका? हाइड्रोकार्बन्स का, तब वहां पर बनता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को क्रूड ऑयल भी कहते हैं। एक्चुअली जो वो पहले अनप्रोसेस जो है वो क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल भी कहते हैं इसको। क्रूड ऑयल इट कम्स फ्रॉम द अर्थ ग्राउंड। ये भी अर्थ के क्रस्ट से ही निकलता है।
ठीक है, ये कैसा होता है, थिक डार्क लिक्विड होता है, और इस यहाँ पे होते क्या है, कंसिस्टिंग द मिक्सचर ऑफ 100 कंबस्टिबल हाइड्रोकार्बन्स। तो यहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो कि कंबस्टन का मतलब होता है जो ज्वलनशील हो, जो जल सकता है। ठीक है, कंबस्टिबल हाइड्रोकार्बन्स अलॉन्ग विद स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर, यहाँ पर जो सल्फर होती है वो स्मॉल अमाउंट में होती है, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये सभी जो है इम्प्योरिटीज होती हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज कन्वेंशनल और लाइट ऑयल भी इसको कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि जो क्रूड ऑयल है एंड जो नेचुरल गैस है, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस यूजुअली टैप टुगेदर, दोनों को जो है साथ साथ जो है ट्रैप किया जाता है। अगर वो सेम जगह पर, जैसे कि अर्थ के क्रस्ट में सेम जगह पर अगर आप ऑयल भी मिल रहा है, नेचुरल गैस भी मिल रही है, तो हम एक ही जगह होल्ड करके निकाल सकते हैं दोनों को। ठीक है, अंडर द सी फ्लोर ऑफ द अर्थ क्रस्ट ऑन लैंड। आफ्टर इट इज एक्सट्रैक्टेड, जब इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, क्रूड ऑयल को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं बाय रिफाइनरी एंड पाइपलाइन, ट्रक और शिप के थ्रू। तो इस तरीके से ये होता है, अगर जहां पर ऑयल है और गैस भी है तो हम ऐसे एक्सट्रैक्ट जो है कर सकते हैं चीजों को। नेक्स्ट आता है न्यूक्लियर एनर्जी, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये एक अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, और यहाँ पे बिल्कुल भी अगर हम कहें तो पोल्यूशन भी नहीं होता न्यूक्लियर एनर्जी से। बट इसके लिए क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, रेडियो एक्टिव मटीरियल चाहिए होगा, जैसे यूरेनियम, थोरियम, प्लैटिनम, इस तरह की चीज़ें, अगर प्लूटोनियम, अगर इस तरह की चीज़ें हैं तभी हम बना सकते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी जो होता है वो एक एटॉमिक न्यूक्लियस होता है। देखिए इसको समझते हैं, देखिए होता क्या है, एक एटम होता है। ठीक है, तो एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर होता है। ठीक है, न्यूक्लियर, और इसके किनारे किनारे यहाँ पर जैसे जितना बड़ा एटम होगा उसके किनारे किनारे उस हिसाब से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स हमेशा मूव करते रहते हैं, बहुत ही हाईली मतलब एक्साइटेड होते हैं और ये मूव करते रहते हैं सर्कुलर में, एक सर्कल में मूव करते रहते हैं, इधर भी मूव करते रहते हैं। बट हमने क्या बताया कि यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, उसी न्यूक्लियस से हम बात करेंगे न्यूक्लियर एनर्जी की। तो जो ये न्यूक्लियस होता है इसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, अब ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन की वजह से ही जो है न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। सो इसके लिए जो मटेरियल हमें चाहिए होता है उसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव। जो एटम, ये मैं बता रही हूँ यहाँ पर, जो एटम है यानी कि जो परमाणु वगैरह जो भी होता है वो आपका किसका होगा, रेडियो एक्टिव मटेरियल होना चाहिए। तो रेडियो एक्टिव मिनरल्स आर यूज टू जनरेट दी न्यूक्लियर एनर्जी। रेडियो एक्टिव मिनरल्स का हम यूज करते हैं एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, और ये विद हाई टेक्नोलॉजी, यहाँ पर एक बहुत ही हायर टेक्नोलॉजी लगती है जिसकी वजह से हम ये एनर्जी बना पाते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी बना पाते हैं। न्यूक्लियर से याद रखना है, न्यूक्लियस। ठीक है, अब यहाँ पे रेडियो एक्टिव मटेरियल का यूज होगा, यानी कि जहां पर रेडियो एक्टिव मटेरियल नहीं है वहां पर हम नहीं बना सकते हैं। यहाँ पे फॉसिल फ्यूल नहीं यूज करते हैं बल्कि रेडियो एक्टिव मटेरियल का यूज करते हैं। सिमिलर टू अदर मिनरल अवेलेबल इन दी और रेडियो एक्टिव मटेरियल इज अ फाइनाइट एंड लिमिटेड। यहाँ पर ये बात कह रहा है कि जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है वो क्या है, वो लिमिटेड है। ठीक है, इसी वजह से जो है हम बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर एनर्जी नहीं बना पाते और बहुत ही कम क्वांटिटी की ज़रूरत होती है। जो रेडियो एक्टिव मटीरियल है उनकी बहुत ही कम क्वांटिटी की ज़रूरत होती है और लार्ज अमाउंट में हम एनर्जी बना सकते हैं। ठीक है, अब आगे बात कहता है कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है कम फ्रॉम द स्प्लिटिंग ऑफ एटम। देखिए यहाँ पर समझिए कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो कैसे बनाते हैं, एटम के एक साथ जुड़ने से भी बनती है और एटम के स्प्लिट होने से भी जो एनर्जी निकलती है उसको हम न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। तो दो बातें ध्यान में रखनी है, एक होता है फ्यूजन, दूसरा होता है फीजन। फ्यूजन दो छोटी छोटी चीजों को जोड़ने से जो बन जाए वो हो गया फ्यूजन। फ्यूज होके जुड़ गए, ऐसे याद कर सकते हैं कि फ्यूज होके जुड़ गए, वो क्या हो गया, फ्यूजन। जहां पे जुड़ने से एनर्जी बनती है उसको फ्यूजन कहते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। और फिजन में क्या होगा, जो बड़ा एटम है वो दूसरे छोटे स्मॉल एटम में जब ब्रेक डाउन होता है तब जो एनर्जी निकलती है उसको फिजन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर जो बात है वो यही है
कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो स्प्लिट होने से भी बनती है, यानी कि ब्रेक होने से भी, और ऐड होने से भी जो हीट जनरेट होती है उसको न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। अब जो न्यूक्लियर एनर्जी है उससे बेनिफिट क्या है, आखिर इतनी बातें होती हैं न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड, तो उससे बेनिफिट क्या है? तो उससे जो है नेशन को सिक्योरिटी मिलती है, ठीक है। अगर किसी के पास न्यूक्लियर प्रोडक्ट है तो वो जो है सिक्योर कंट्री हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, फाइट क्लाइमेट चेंज, जो वेदर में जो चेंजेस आ रहा है हम उसको भी ठीक कर सकते हैं न्यूक्लियर एनर्जी की हेल्प से। न्यूक्लियर प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी रिलायबल। रिलायबल क्यों है? क्योंकि देखिए पहली बात तो जो ये एनर्जी है वो हमारे जो भी एनवायरनमेंट है उसको खराब नहीं कर रही है, ठीक है, बहुत ही क्लीन होती है एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी जो कि हाईली रिलायबल होती है। इट क्रिएट द जॉब्स एंड न्यूक्लियर प्रोटेक्ट्स अवर एयर, यानी कि हमारे एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लिख सकते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी से बेनिफिट क्या है, मुझे इंपॉर्टेंट लगा तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दिया है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, काफ़ी आजकल जो है हाईलाइटेड टॉपिक है। तो इस तरीके से फ्यूज़न और फ्यूज़न ध्यान में रखना है। और एक बात और ध्यान में रखनी है कि जैसे मैंने बताया आपको कि जो न्यूक्लियर होता है वहाँ पर क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। तो जिस भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट में आपको वो वाले उन एलिमेंट से हम न्यूक्लियर एनर्जी बना सकते हैं, या उन एटम से हम न्यूक्लियर एनर्जी बना सकते हैं जिसमें जो है जिसके न्यूक्लियस में जो न्यूट्रॉन है उनकी जो नंबर है वो ऑड नंबर में अगर प्रेजेंट होंगे, ऑड यानी कि जिसके लास्ट में 3, 5, 7 इस तरह की चीज़ें आएंगी, वो वाले जो है हम यूज़ करेंगे रेडियो एक्टिव एलिमेंट न्यूक्लियर एनर्जी बनाने के लिए, ठीक है। तो न्यूट्रॉन्स आर लायबल इज द कॉज ऑफ फिजन ओनली टू दोज आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम। आइसोटोप्स का मतलब कह सकते हैं कि एक तरीके से उसी के जैसा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि जैसे यूरेनियम लिखा हुआ है, एक यूरेनियम में लिखा हुआ है 2, 2, 2 और एक यूरेनियम में लिखा हुआ है 2, 2 और 3, तो कौन सा वाला हाईली रिलायबल होगा? जहां पर न्यूट्रॉन्स की संख्या क्या है, एक ऑड नंबर है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए समझिए, यूरेनियम अगर 235 लिखा है तो इसको कंसीडर किया जाएगा। यूरेनियम 233 लिया हुआ है तो हम इससे न्यूक्लियर एनर्जी बना सकते हैं। प्लूटोनियम 239 है तो ये भी हम यूज कर सकते हैं न्यूक्लियर एनर्जी बनाने के लिए। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर कहता है कि इंडिया के पास जो है यूरेनियम बहुत ही कम है, लगभग 1 से लेकर के 2% तक ही है ग्लोबल रिजर्व का, यानी कि इंडिया के पास इनसफिशिएंट यूरेनियम है, ठीक है। बट वहीं पे आगे बात कहता है कि जो थोरियम है वो लगभग हमारे पास ग्लोबल रिजर्व का 30% तक है, ठीक है, जो कि सफिशिएंट है, काफ़ी अच्छा अमाउंट है जिससे कि हम न्यूक्लियर एनर्जी बना सकते हैं। अब ये जो थोरियम है इनके रिजर्व कहाँ कहाँ है इंडिया में? ये है केरला में, झारखंड में, बिहार में, तमिलनाडु में और राजस्थान में। ये पांचों नाम आपको ध्यान में रखने हैं, केरला, झारखंड, बिहार, तमिलनाडु और राजस्थान। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है? इंडिया हैज ह्यूज थोरियम रिजर्व, अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। दिस थोरियम रिजर्व इज मेनली कन्फाइंड इन, ये कहाँ पर बेसिकली अवेलेबल है? तो ये छोटा नागपुर में है, यहाँ पर मड्स ऑफ सुंदरबन डेल्टा, और उसके बाद थर्ड में है यहाँ पे कोस्टल सैंड ऑफ केरला सी, एंड नेक्स्ट है यहाँ पे सैंड्स ऑफ थार डेजर्ट। तो अभी अभी हमने देखा कि यहाँ पर क्या है, केरला, झारखंड, बिहार। तो केरला यहाँ पर ऑप्शन में है तो हम केरला पे यहाँ पर टिक करेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस क्या हो गया? नेचुरल गैस रिजर्वायर इज सिमिलर टू द ऑयल एक्सप्लोरेशन। ऑयल एक्सप्लोरेशन जैसे ऑयल निकाला जाता है उसी तरीके से नेचुरल गैस को भी निकाला जाता है। वंस नेचुरल गैस फील्ड इज फाउंड, जब हमें पता चल जाए कि नेचुरल गैस यहाँ पर है तो हम ड्रिलिंग प्रोसेस के थ्रू हम निकालते हैं, जैसा कि ऑयल, जिस तरह से ऑयल निकालते हैं उसी तरीके से नेचुरल गैस भी निकालते हैं। गैस को कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं? कुकिंग में यूज़ कर सकते हैं,
heating well, making number of products such as plastic, fertilizer and medicine. तो जैसे अगर आप देखते हैं ना कि LPG वगैरह कुकिंग वगैरह में यूज करते हैं ना, तो वही नेचुरल गैस की बात कर रहा है, वो हमारे नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल गैस। यहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि नेचुरल गैस में कौन कौन सी गैसेस मिली होती हैं। तो बेसिकली जो नेचुरल गैस में होती है वो हमारी क्या होती है, मीथेन होती है, ठीक है। और इसमें कुछ स्मॉल अमाउंट में हाइड्रोकार्बन्स भी होते हैं। और मीथेन के ही अगर आगे बढ़े, अगर आप यहाँ पर देखें तो मीथेन में क्या होता है, CH4, यानी कि एक कार्बन का कंपाउंड प्लस 4 हाइड्रोजन के कंपाउंड मिलकर के बनाते हैं क्या, मीथेन। अब मीथेन को ही अगर आगे देखें तो C2H6, इसको क्या बोलते हैं, इथेन बोलते हैं। तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन प्लस ब्यूटेन, इस तरह की चीजें जो है नेचुरल गैस में, इन सभी चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। बट अगर आपसे पूछे कि बेसिकली तो 50 से 90% तक की जो गैसेस में होता है वो मीथेन होता है। और बहुत ही स्मॉल अमाउंट में हाईली टॉक्सिक हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, जिसको कि H2S कहते हैं। तो नेचुरल गैस जो होती है वो 4 तरीके से हैं, LNG, CNG, LNG और LPG और PNG, इस तरह से है। LNG मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, CNG इज द कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, LNG को लिक्विफाइड नेचुरल गैस बोलते हैं और PNG को पाइप्ड नेचुरल गैस कहते हैं। तो इस तरह से जो है नेचुरल गैस हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो हमने क्या क्या देख लिया, हमने नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी देख ली, जिसमें हमने देखा कोल, फॉसिल फ्यूल, न्यूक्लियर और नेचुरल गैस। फॉसिल फ्यूल्स में जो हम ऑयल्स वगैरह देखे थे ना, पेट्रोलियम, जो कि हमारे फॉसिल फ्यूल का ही से ही तो प्रोड्यूस होते हैं। तो ये हमने देखा कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी कि जो एक न एक दिन जो है खत्म हो जाएगी, वो नॉन रिन्यूएबल हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, वो कौन कौन से हैं। तो रिन्यूएबल में अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर आता है आपका सोलर एनर्जी, ठीक है। तो सोलर एनर्जी को 2 तरीके से क्लासिफाई किया गया है, एक है आपका डायरेक्ट सोलर एनर्जी और दूसरा है इनडायरेक्ट सोलर एनर्जी। डायरेक्ट सोलर एनर्जी में उनकी बात करेंगे जैसे कि जो सोलर सेल वगैरह होते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट सोलर एनर्जी में कैन बी यूज एज द हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द यूज ऑफ द सोलर सेल। Direct use as a solar energy can be used through the various device broadly direct into the free system। बेसिकली यहाँ पर आपको समझना है, अभी सोलर सिस्टम को हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो सोलर एनर्जी है उसको 2 तरीके से क्लासीफाई किया गया है। एक तो जो डायरेक्ट सनलाइट अगर आप देखें तो जो सोलर पैनल वगैरह लगा करके जो एनर्जी बनाई जा रही है वो क्या हो गई, सोलर एनर्जी। दूसरा इनडायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट जैसे कि विंड, टाइड, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, अल्टीमेट डिपेंड्स अपॉन दी सोलर एनर्जी, ये सब भी जो है सोलर एनर्जी पे ही डिपेंड करती है। तो इनको क्या कहा गया है, ये है इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो जो सोलर एनर्जी है, जो हम सोलर एनर्जी बनाते हैं, सोलर पैनल वगैरह बनाते हैं, उससे हम सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, वो उसमें कई सारी चीजें होती हैं, उसको समझते हैं उसके प्रोसेस को। तो यहाँ पर होता है एक आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, जिसमें सोलर एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू दी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो सूर्य से जो ऊर्जा आ रही है हम उसको डायरेक्टली डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, बाई किसके थ्रू, फोटोवोल्टिक सेल के थ्रू। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, फोटोवोल्टिक सेल के थ्रू जो है हम एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं, किसमें, डीसी में, डायरेक्ट करंट में। फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या होते हैं, जो कि बने हुए होते हैं सिलिकॉन से। बेसिकली किससे बने होते हैं, सिलिकॉन से। और अदर मिनरल्स में कौन कौन से हैं, कैडमियम, टेल्यूराइड और कॉपर के इंड्यूनियम गैल्यूनियम से बना होता है। ये इंपॉर्टेंट है, जो भी हाईलाइटेड आपको मिले आप उसे जरूर नोट डाउन कर लीजिए। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि हम किसके थ्रू कन्वर्ट करते हैं, तो हम फोटोवोल्टिक सेल के थ्रू कन्वर्ट करते हैं डीसी में। दूसरा है जो सेल होते हैं वो किसके बने होते हैं, सिलिकॉन के, ठीक है, और कैडमियम के और कॉपर इंडियम गैलियम से बने होते हैं। और यहाँ पे ऑक्साइड्स ऑफ टिन भी यूज होता है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे कि जब सनलाइट स्ट्राइक होती है, जो सनलाइट है वो स्ट्राइक होती है सिलिकॉन के एटम पर, तो उससे क्या होता है, इट कॉज इलेक्ट्रॉन टू इजेक्ट, इससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं।
एंड दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? सिलिकॉन पे जो सनलाइट का पड़ना और उससे इलेक्ट्रॉन इमिट होना, इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटोवोल्टाइक क्या होता है? तो फोटोवोल्टाइक आर द बेस्ट नोन इज द मेथड ऑफ generating the electric power by using the solar cell to convert from the sun into the power of the electrons and photovoltaic effect। जो सोलर सेल है, अगर आप सोलर सेल देखें तो क्या होता है, आजकल अगर आप देखें तो कई जो है इमरजेंसी लाइट्स आती हैं, तो उनको जो है अगर आप सूर्य की ऊर्जा में रख दो, यानी कि जब सनलाइट हो तब आप उनको रख दो तो वो चार्ज हो जाते हैं, यानी उसमें क्या लगा होता है? सोलर सेल लगा होता है। तो सोलर सेल यानी कि वो सेल जो है सनलाइट में चार्ज हो जाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं क्या? डायरेक्ट करंट, डीसी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द सनलाइट विच कैन बी यूज फॉर द पावर इक्विपमेंट टू रिचार्ज अ बैटरी, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग आर यूज टू बी सेमी कंडक्टर मटीरियल फैब्रिक इन द सोलर सेल। इनमें से कौन सा जो है चीज यूज होता है एज अ सेमी कंडक्टर सोलर सेल में? तो सिलिकॉन लगा होता है, यस, टिन के ऑक्साइड लगे होते हैं, कैडमियम सल्फाइड अभी बताया था, और गैलियम भी लगा होता है। तो ए बी सी डी ये सभी देखिए यहाँ पे हाईलाइटेड जो था, ये सभी चीजें जो हैं सोलर सेल में होती हैं। सो आंसर यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट है यहाँ पर विंड एनर्जी। विंड एनर्जी ये क्या होता है? विंड एनर्जी बोले या विंड पावर बोले, बोथ डिस्क्राइब द प्रोसेस बाय विच द विंड इज यूज टू जनरेट द मैकेनिकल पावर और इलेक्ट्रिसिटी। विंड एनर्जी कैसे बनती है? मैकेनिकल पावर से बनती है इलेक्ट्रिसिटी। कैसे? दिस मैकेनिकल पावर कैन बी यूज फॉर स्पेसिफिक टास्क। किस तरीके से? ग्राइंडिंग वगैरह भी कर सकते हैं, वाटर पंपिंग वगैरह कर सकते हैं, और उसके बाद अगर हम वहां पर जनरेटर लगा दें तो हम इस मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी मैकेनिकल पावर को कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। विंड एनर्जी क्या होती है? विंड एनर्जी इज द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द सोलर एनर्जी। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी क्या है? तो विंड एनर्जी आपकी इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी है, क्रिएटेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर। यानी कि विंड एनर्जी बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए होंगी, इंक्लूडिंग अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ एज एटमॉस्फेयर। अर्थ के एटमॉस्फेयर में अनइवन हीटिंग होनी चाहिए, बाय सोलर रेडिएशन, वेरिएशन इन दी ट्रोपोग्राफी। जो ट्रोपोग्राफी है यानी कि जो ऊपर नीचे, यानी कि ऊपर नीचे होना चाहिए, तभी आप जो है विंड एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और रोटेशन ऑफ द अर्थ वो भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है कि विंड पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी विंड वेलोसिटी। यानी कि विंड पावर जितनी भी होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विंड की वेलोसिटी के क्यूब के बराबर, ठीक है, क्यूब ऑफ द विंड वेलोसिटी। यानी कि जितनी भी विंड वेलोसिटी होगी उसका क्यूब कर देंगे तो क्या हो जाएगा? विंड पावर प्रोड्यूस होती है, उतनी हम विंड पावर जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, विंड एनर्जी इज वेरी सेंसिटिव टू द विंड वेलोसिटी बिकॉज ऑफ विंड पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी क्यूब ऑफ द विंड वेलोसिटी, ठीक है, ये बात यहाँ पर ध्यान रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि विंड, अब इसको समझते हैं और क्या होता है कि जो विंड टर्बाइंस आप ये देख रहे हैं, जो ये ब्लेड्स वगैरह लगे होते हैं, ठीक है, ये ज़्यादातर आप देखेंगे जिन भी हम नेचुरल प्रोसेस से जो हम बनाते हैं एनर्जी, वहाँ पर हम टर्बाइन से लगाते हैं। जैसे अगर आप देखें तो जो फैन आपके रूम में चलता है, फैन कैसे चलता है? उसके जो ब्लेड्स लगे होते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी जाती है और उससे फैन मूव करता है ना, ठीक है, जब हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं। तो जो टर्बाइन्स होते हैं उसमें क्या होता है कि जब यहाँ पर ये इधर विंड चलती है तो ये टर्बाइन्स मूव करते हैं और फिर हम इनसे जो है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं, इसमें जनरेटर वगैरह लगा करके। यानी कि जस्ट जो प्रोसेस आपके रूम में फैन का होता है उसका अपोजिट होता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू फैन मूव करता है, यहाँ पे हवा के थ्रू ये फैन जो है मूव करते हैं और उससे फिर हम जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो विंड टर्बाइन आर डिजाइन टू मैक्सिमाइज द राउटर द ब्लेड रेडियस एंड रूटर द ब्लेड रेडियस टू मैक्सिमाइज द पावर आउटपुट। उस तरीके से जो ये जो ब्लेड्स हैं
उनको उस तरीके से जो है डिज़ाइन किया जाता है जिससे कि मैक्सिमम पावर जो है हम बना सकें। लार्ज ब्लेड अलाउ द टर्बाइन टू कैप्चर मोर काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड बाय मूविंग फ्रॉम एयर थ्रू रोटर्स। ठीक है, द एफिशिएंसी ऑफ द विंड मिल, अब जो विंड मिल है यानी कि जो ये पवन चक्की होती है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, तो वेदर कंडीशन, जैसा वहाँ पे वेदर कंडीशन होगी, जैसा क्लाइमेट मतलब जैसा वहाँ पे मौसम होगा उस पर डिपेंड करता है, डेंसिटी पे डिपेंड करता है और स्पीड ऑफ एयर पे डिपेंड करता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, ध्यान में रखना है किस किस बातों पे डिपेंड करता है, वेदर, डेंसिटी और स्पीड। इस तरीके से सीक्वेंस में लगा होता है और ऐसे जो है विंड प्रोड्यूस की जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे है द फंडामेंटल लॉज ऑफ, लॉ है यहाँ पर कौन सा, कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी अलाउ नो मोर देन 60% ऑफ द विंड काइनेटिक एनर्जी टू बी कैप्चर। यहाँ पे जो फंडामेंटल लॉ है वहाँ पे बताया गया कि हम केवल 60% तक जो है काइनेटिक एनर्जी को कैप्चर कर सकते हैं, जितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसका हम 60% तक कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन जो बेस्ट थे उन्होंने बताया कि इस लिमिट को उन्होंने 70 से 80% तक पहुंचाया और बताया कि ये इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट है। तो अगर आपसे पूछता है कि थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, तो 70 से 80% जो होगी वो आपकी विंड मिल मतलब विंड पावर की लिमिट होगी कि आप जो है काइनेटिक एनर्जी से उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। विंड टरबाइन जो है उनको किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, दैट कलेक्ट्स दी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो है ऊर्जा को वो हम स्टोर कर सकें, इसीलिए होगा। तो विंड पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन किससे होता है, जो विंड पावर में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है वहाँ पर क्या लगा होता है, प्रोपेलर राउटर यहाँ पे लगे होते हैं, प्रोपेलर रूटर लगे होते हैं। दिस इज दी मोस्ट कॉमनली यूज होता है, ये हाईली इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना आपको। यहाँ पे क्या लगा होता है, प्रोपेलर रूटर लगे होते हैं जिसके थ्रू जो है हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कि कंट्री वाइज विंड कैपेसिटी, तो सबसे टॉप पर कौन है, चाइना है। नेक्स्ट सेकंड नंबर पे है यूएसए, थर्ड नंबर पे है जर्मनी, फोर्थ पे है इंडिया एंड फिफ्थ पे है स्पेन। ये पांचों चीजें आप नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा इस पे रिलेटेड। तो चाइना, यूएसए, जर्मनी, इंडिया और फिर स्पेन, ये आता है आपका विंड कैपेसिटी ग्लोबल लेवल पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन है एक, अ विंड मिल with a proper design to consideration that can be made to operate the sufficient range 60 to 65%। तो यहाँ पे कह रहा है कि विंड मिल को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है जो कि कितना जनरेट कर सकती है, 60 से 65% तक जो है एनर्जी जनरेट कर सकती है। तो हमने अभी समझा था कि 70 से 80% तक जो है इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट है। तो ये ऑप्शन क्या है, फर्स्ट वाला जो असर्शन दिया हुआ है वो गलत दिया हुआ है। रीजन में क्या बताता है, द एफिशिएंसी ऑफ द विंड मिल डिपेंड अपॉन इट्स डिजाइन एंड पैरामीटर्स। तो जो एफिशिएंसी है वो डिपेंड करती है उसके डिजाइन और उसके पैरामीटर्स पर। हाँ ठीक है, ये बात तो सही कह रहा है ना कि उस पर डिपेंड करता है कि कैसा है, कई सर्टेन पैरामीटर्स भी यहाँ पर रखे गए हैं जहाँ पे बताया गया है कि वेदर कंडीशंस वगैरह होती हैं। ठीक है, तो ये बात ठीक कह रहा है और ये बात क्या है, ये गलत है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है और जो असर्शन जो रीजन है वो जो है वो करेक्ट है। तो आंसर यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं टिडाल पावर की। ठीक है, टिडाल पावर क्या होता है, टिडाल पावर या टिडाल एनर्जी ये क्या होता है, यहाँ पे कन्वर्टिंग दी एनर्जी फ्रॉम टाइड्स, जो हाई टाइड्स और लो टाइड्स आते हैं ना समुद्र में, ठीक है, ज्वार भाटा जिसको बोलते हैं। तो हाई टाइड्स और लो टाइड्स जो आते हैं उनके थ्रू जो एनर्जी बनाई जाती है उसको टिडाल एनर्जी कहते हैं। Tides into the useful form of the power, mainly electricity using the various method। इससे जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है उसको हम बहुत सारे मेथड में यूज कर सकते हैं। ऑल्दो नॉट येट वाइडली यूज, जो टिडाल एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा अभी तक नहीं यूज की जा सकती है, मतलब नहीं की गई है। टिडाल एनर्जी हैज़ पोटेंशियल फॉर फ्यूचर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। ये पोटेंशियल है, मतलब फ्यूचर में हम यहाँ से एनर्जी बना सकते हैं।
Tidal energy is the power produced by the surge of ocean water during the rise and fall of the tides. जो हाई टाइड्स और लो टाइड्स होते हैं उस टाइम पे जो है हम एनर्जी बना सकते हैं। यहाँ पे भी क्या होता है, वाटर टर्बाइंस लगे होते हैं, ठीक है। जब हाई टाइड ज़्यादा है तो ये मूव करते हैं और उसके थ्रू जो है हम एनर्जी को बनाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर बायोमास एनर्जी। ये देखिए ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हम इतना यहाँ से एनर्जी इंडिया में नहीं उतनी प्रोड्यूस होती है, सो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ बाकी की सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे बायोमास एनर्जी। तो बायोमास एनर्जी कैसे बनाई जाती है, जैसे अगर आप इस इमेज से समझें तो जो सड़े हुए जैसे पेड़ पौधे हो गए, बायोडिग्रेडेबल जो चीज़ें हैं, ठीक है, सीवेज का कचरा हो गया, जो एनिमल का रेसिड्यू होता है, म्युनिसिपल वेस्ट हो गया, इस तरह से जो भी चीज़ें निकलती हैं उन सभी के थ्रू जो है क्या बनता है, बायोमास एनर्जी बनती है। बायोमास इज द प्लांट बेस्ड मटेरियल यूज टू फ्यूल प्रोड्यूस दी हीट इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल यहाँ पे क्या होता है, वुड यानी कि जंगल के जो भी रेसिड्यू हो गए, ठीक है, एनर्जी क्रॉप्स, एग्रीकल्चर के रेडिस्यू, वेस्ट फ्रॉम द इंडस्ट्री, फार्म्स, हाउस होल्ड, इन सभी के थ्रू जो है बायोमास एनर्जी बनाई जाती है। ये बात ध्यान में रखनी है आपको कि बायोमास एनर्जी कहाँ से बनाते हैं, ये जो भी कचरा वचरा होता है उसके थ्रू जो है बायोमास एनर्जी बनाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अब क्वेश्चन है, असर्शन क्या कहता है, एनर्जी प्रोडक्शन फ्रॉम द बायोमास हैज ट्रेडिशनली बीन कंसीडर्ड। ठीक है, इसको पहले जो है कंसीडर किया गया था। रीजन क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन फ्रॉम कंबस्शन ऑफ बायोमास आर सिक्वेस्टेड बाय ग्रोइंग द बायोमास। मतलब कह रहा है कि जो जितना ज़्यादा बायोमास इंक्रीज होता जाएगा, बायोमास के थ्रू जो हम एनर्जी बनाएंगे, उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो इमिशन है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो रीज़न भी ये बात ठीक कह रहा है और असर्शन भी सही है। सो यहाँ पर आंसर जो है वो फर्स्ट वाला हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट आता है आपका हाइड्रो पावर। हाइड्रो पावर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ध्यान में रखना है आपको कि जो हाइड्रो पावर इज ऑल्सो नोन एज वाटर पावर is used to falling a fast running water to produce the electricity or to power machine. This is achieved by converting the gravitational potential or kinetic energy of the water source produce the water. यानी कि जहाँ पे बहुत तेजी से बहाव आता है तो उस बहाव को, यानी कि जितनी अब तेजी से आ रहा है पानी तो यानी कि उसके अंदर क्या है, एनर्जी है, तो उसको जो है रोक, मतलब जब वो तेजी से जो आ रहा है उसमें यानी कि एनर्जी, उस एनर्जी को कैप्चर किया जाता है और उससे जो एनर्जी बनाई जाती है उसको हाइड्रो पावर कहते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट है यहाँ पर जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है, जियो मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कुछ समथिंग रिलेटेड टू द ग्राउंड। ठीक है, तो जो अर्थ के इनसाइड कुछ जो चीज़ हो रही है उससे जो एनर्जी बनती है उसको जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर देखें तो ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है और ये इसका अर्थ का कोर हो गया। ठीक है, ये पॉइंट जो होता है कोर होता है, कोर के ऊपर यहाँ पे क्या होता है, क्रस्ट होता है। ठीक है, अब क्रस्ट में यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा एनर्जी है, यहाँ पर क्या है, रिजर्वायर है, और इस जगह अगर आप देखें तो ये देखिए हीट फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे स्टीम जो लगे होते हैं, जो टर्बाइंस लगे होते हैं ना, ये देखिए ये टर्बाइंस जो है ये स्टीम आ रही है, यहाँ से इतनी ये हीट निकल रही है तो ये स्टीम आई। ठीक है, स्टीम के थ्रू यहाँ पे मतलब भाप हो गया, अब इसके थ्रू ये क्या है, ये टर्बाइंस है, ये मूव करते हैं। अब ये जब मूव करते हैं तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, जनरेटर लगा हुआ है, और इस जनरेटर के थ्रू जो है हम एनर्जी बनाते हैं। तो ये होती है हमारी जियोथर्मल एनर्जी। तो geothermal energy is the heat within the earth. Geothermal energy is the renewable energy source because the heat is continuously produced inside the earth. People use geothermal heat for bathing, heat building and to generate the electricity. Electricity भी यहाँ से generate की जा सकती है. It comes from the heat generated during the original formation of the planet एंड रेडियो एक्टिव डिके मिनरल्स मटेरियल्स जो होते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अर्थ के क्रस्ट में हमेशा जो है बहुत तप रहा है, अर्थ का जो क्रस्ट है उससे जो एनर्जी निकल रही है वो जियोथर्मल एनर्जी है। ये एक इम्पॉर्टेंट डायग्राम, एक चार्ट है जिसको कि आप अपनी कॉपी में बना सकते हैं।
इंडिया का जो रिन्यूएबल पावर का जो टारगेट है 2022 का, उसमें क्या है कि टोटल रिन्यूएबल एनर्जी का जो टारगेट है वो 175 गीगावाट है। ठीक है, यहाँ पे देखिए गीगावाट लिखा हुआ है। विंड के थ्रू हमें कितना बनाना है, 60 गीगावाट। ठीक है, सोलर जो लार्ज स्केल है उससे हमें 60 गीगावाट। एक्चुअली इसमें जो है दो तरीके से क्लासिफाई होगा, अभी देखेंगे आगे किस तरह से। नेक्स्ट है यहाँ पे रूफ टॉप से 40 गीगावाट और बायो पावर से 10 गीगावाट और स्मॉल हाइड्रो से 5 गीगावाट है, जिसमें से अभी हमने बना लिया है, यहाँ पे लिखा गया है 4.8 गीगावाट और ये 10 बायो से बनाना था, तो इसको जो है हमने अचीव कर लिया है। रूफ टॉप वाला जो 40 गीगावाट था उसमें अभी 4 गीगावाट है। ये करंट सिनारियो के हिसाब से लिखा हुआ है, आप ये लिख सकते हैं, एग्जाम में इसी तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमारा है एनर्जी टारगेट एंड अचीव, यानी कि इंडिया ने क्या टारगेट किया था और क्या अचीव किया है। तो इंडिया हैज अचीव इट्स टारगेट बाय अचीविंग 40% ऑफ इट्स इंस्टॉल कैपेसिटी, मतलब कि जो भी टारगेट रखा था उसका 40% जो है अचीव कर दिया है। टारगेट क्या रखा था, जो कि 2030 में डिसाइड किया गया था, उस टारगेट का जो है 40% जो है अचीव कर लिया है। यहाँ पे बताया गया है कि द कंट्रीज इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी स्टैंड अभी कितनी है, 150 गीगावाट है। ठीक है, जहाँ पर सोलर जो है वो हमारी 48 गीगावाट है, यानी कि 150 में से 48 गीगावाट सोलर से है। विंड से हमारी 40.03 गीगावाट है। स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट से जो हमारी एनर्जी है वो है 4.83 और बायो पावर से 10.62 गीगावाट है और लार्ज हाइड्रो से 46.54 गीगावाट है। न्यूक्लियर एनर्जी अभी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है इंडिया की वो है 6.78 गीगावाट। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन है ये समझिए कि जो टारगेट रखा है 2020 का वो क्या है, 40 गीगावाट है। किसके लिए, जो मेगा पार्क प्रोजेक्ट हैं उसमें कितना है, 40 गीगावाट। जो रूफ टॉप है उसमें है 40 गीगावाट और यहाँ पर जो यूटिलिटी वाले प्रोजेक्ट हैं उसमें रूफ टॉप का टोटल जो है 60 था और इसमें जो है दो तरीके से उसको क्लासीफाई कर दिया गया, एक तो रूफ टॉप, दूसरा आपका यूटिलिटी। तो ये 40 हो गया, ये 20 गीगावाट। विंड एनर्जी जो है वो है 60 गीगावाट का टारगेट और बायोमास का है 10 गीगावाट, जो कि आपने देखा कि अचीव हो चुका है हमारा, और स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट जो कि है 5 गीगावाट। ठीक है, तो ये है टारगेट जो कि 2022 के लिए बनाए गए थे। अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट हैव कैपेसिटी। अभी जो स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट है उसकी क्या कैपेसिटी है, तो ये ध्यान में रखना है आपको यहाँ पर कि इंडिया हाइड्रो पावर प्लांट जो है स्मॉल का कितना है, 25 मेगावाट है और उससे बिलो कैपेसिटी वाले को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है, माइक्रो और मिनी। अगर 100 के किलोवाट की बात हो रही है, 100 किलोवाट, तो वहाँ पे माइक्रो आएगा, आपसे माइक्रो में क्वेश्चन पूछेगा। जैसे अभी स्मॉल हाइड्रो पूछा ना, तो स्मॉल हाइड्रो में 2 से 25 मेगावाट तक के स्मॉल हाइड्रो आते हैं। ठीक है, मिनी में 101 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के सभी मिनी में आएंगे और माइक्रो में जो कि 100 किलोवाट से और उसके बिलो वाले सभी आपके माइक्रो में आएंगे। ये तो मिनी, माइक्रो और स्मॉल ये आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो स्मॉल हाइड्रो से है, तो स्मॉल हाइड्रो से हमारा क्या हो जाएगा, 1 से लेकर के 2.5 मेगावाट है। एक्चुअली में ये कितना है, 2, अगर ये ऑप्शन होता तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता कि 2 मेगावाट से लेकर के 25 मेगावाट तक के ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता। यहाँ पे आंसर फर्स्ट वाला हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट है एनर्जी टारगेट से ही रिलेटेड और क्या बात कहेंगे कि इंडिया का हमने देखा अभी कि विंड पावर पे जो है इंडिया कौन से लेवल पे है, 4th लार्जेस्ट कंट्री है जहाँ पर विंड पावर की अगर बात करते हैं। ये क्या कहता है
कि ये जो रिंग है नॉन फॉसिल फ्यूल की जो एनर्जी है उसकी अगर मैं बात करूं तो द एनर्जी कैपेसिटी टू 157 गीगावाट, जो कि 40% है हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ ये जो 392 गीगावाट है उसका जो है 40% तक हमारा कहाँ से आ रहा है, नॉन फॉसिल फ्यूल से हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। COP26 में इंडिया ने कमिट किया था कि 500 गीगावाट तक जो इंस्टॉल कैपेसिटी हमें बनानी है, जहां से हमें नॉन फॉसिल फ्यूल से होनी चाहिए बाय 2030 तक, यानी 2030 तक हमें 500 गीगावाट एनर्जी बनानी है फ्रॉम द सोर्स ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल। ठीक है, जिसमें अभी हमने कितना कर लिया है, 157 गीगावाट जो है हमने अभी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हमारी इतनी है अभी, कितना हम नॉन फॉसिल फ्यूल से बनाते हैं। अब क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, क्यों नहीं इंडिया जो है अचीव कर पा रहा है अपने टारगेट को, तो उसके चैलेंजेस, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको लिख लीजिए। मोबिलाइजिंग दी ऑफ द नेसेसरी फाइनेंस, ठीक है, जो नेसेसरी फाइनेंस है वो सही से अवेलेबल नहीं है, लैंड प्रॉपर अवेलेबल नहीं है, क्रिएटिंग इकोसिस्टम पहले क्रिएट करना पड़ेगा उसको बनाने के लिए। ठीक है, इंटीग्रेटिंग द लार्ज शेयर ऑफ रिन्यूएबल विद द ग्रिड, क्योंकि जो हम बना रहे हैं, जो हमारा सोर्स है वो हम ग्रिड के थ्रू बना रहे हैं, इसलिए हमारे लिए वो थोड़ा कॉस्टली पड़ रहा है। इनेबलिंग द सप्लाई ऑफ डिस्पैच द पावर फ्रॉम द रिन्यूएबल, और जो कि हमारी सप्लाई है, जो भी हमारे रिन्यूएबल सोर्स से हम बना रहे हैं उसको प्रॉपर सही ढंग से हम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब आपको ध्यान में रखनी है, ये विंड एनर्जी से जो भी कंट्री है, कंट्री वाइज तो टॉप कंट्री कौन सी है, तो चाइना, USA, जर्मनी, इंडिया, स्पेन, ये वर्ल्ड लेवल पे टॉप 5 कंट्री है सीक्वेंस में, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे 5 कंट्रीज हैं जो कि सोलर पावर में टॉप 5 कंट्रीज कौन कौन सी हैं वर्ल्ड लेवल पे, चाइना, USA, फिर इंडिया, फिर जापान और वियतनाम, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है यहाँ पर कि टॉप सोलर स्टेट। अब सोलर स्टेट, कभी कभी स्टेट भी इंडिया में कैसे टॉप सोलर स्टेट है ये भी क्वेश्चन आता है, तो सबसे टॉप पे आएगा जो कि कर्नाटका है, 7 गीगावाट प्रोड्यूस कर रहा है, तेलंगाना 5 गीगावाट, राजस्थान 4 गीगावाट, आंध्र प्रदेश 3.47 गीगावाट, गुजरात में 2.6 गीगावाट। चाहे ये गीगावाट अगर आप ना भी याद कर पाए कोई बात नहीं, बट ये सीक्वेंस आप याद कर लीजिए, कर्नाटका, तेलंगाना, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर कि 2022 तक टोटल इंस्टॉल्ड विंड कैपेसिटी जो है हमारे पास 40.71 गीगावाट है, जो कि 4th लार्जेस्ट है विंड पावर। उसमें कौन कौन से स्टेट आएंगे, तो सबसे ज़्यादा है तमिलनाडु में, फिर है महाराष्ट्र में, फिर है गुजरात में, फिर राजस्थान में, और नेक्स्ट है यहाँ पे मध्य प्रदेश में। ये हैं टॉप 5 स्टेट जहाँ से विंड पावर एनर्जी को आप याद कर लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन किससे से रिलेट करता है, डिस सोलर कुकर से। तो सोलर कुकर ये एक टॉपिक है, इसको समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए एक इमेज दिखा देती हूँ, एक ऐसा होता है सोलर कुकर। ठीक है, यहाँ पर ये कुकर रखा हुआ है, इसको समझते हैं। सोलर कुकर इज अ डिवाइस इज यूज the energy of the direct sunlight heat cook or pressurize the drink and other food material, यानी कि सोलर एनर्जी का यूज करके हम जो है कुछ प्रोड्यूस करते हैं, कुछ खाना पका सकते हैं। इट इज अ टिपिकल डिश सोलर कुकर, ये इसको क्या कहते हैं, डिश सोलर कुकर कहते हैं। दैट हैज एपरेचर डायमीटर जो कि 1.5 मीटर एंड फोकल लेंथ जो होती है वो 0.28 मीटर होती है। The reflecting material used fabrication of the cooker is आयोनाइज्ड होना चाहिए, और यहाँ पे एल्यूमिनियम की शीट यूज की जाती है विच हैज़ रिफर्बिक एक्टिविटी 80% तक होती है। द कुकर हैज़ टू ट्रैक द सन, जो कुकर है वो सन के अकॉर्डिंग आपको रखना होगा, हैज़ टू बी एडजस्टेड मैनुअली आफ्टर एवरी 15 to 20 मिनट, हर 15-20 मिनट के बाद आपको कुकर को एडजस्ट करना होगा। इट हैज़ टू डिलीवरिंग द पावर ऑफ 0.6 किलोवाट विच कैन बी बॉयल 2 to 3 लीटर वाटर इन हाफ एन आवर, यानी कि आधे घंटे में जो है आपका पानी उबल सकता है। 0.3 किलोवाट की ये जो एनर्जी है वो देता है, बट 15 से 20 मिनट के बाद आपको शिफ्ट करना होगा। और जो ये कुकर होता है वो एल्युमिनियम की शीट से बना होता है, इसका जो डायामीटर होता है वो 1.5 मीटर होता है,
और 0.5 इसकी जो है फोकल लेंथ होती है। ठीक है, द बेसिक फंक्शन कैसा होता है, ये एक पैराबोलिक डिस्क होती है, ऐसे होता है एक पैराबोलिक, जैसे ये सर्कल होता है इसको पैराबोलिक कहते हैं। तो ये पैराबोलिक शेप का होता है। इट इज कलेक्टेड दी सोलर रेडिएशन ओवरऑल लार्ज एरिया एंड कंसंट्रेशन टू ऑन टू स्मॉल एरिया। इसको कंसंट्रेट फोकस करता है इन सभी चीज़ों को, जो एनर्जी आ रही है, जो सन रेज़ेस पड़ रही है, उसको स्मॉल एरिया पे फोकस करता है। ठीक है, इसको फोकल पॉइंट बोलते हैं। वेयर द एब्जॉर्ब एंड कंटेनिंग दी फूड इज लोकेटेड, जहाँ पर ये फूड लोकेटेड होता है। द टेम्परेचर ऑफ एब्जॉर्ब एंड फूड राइजेज आफ्टर सम टाइम्स द फूड जो है कुक हो जाता है। हमने देखा कि आधे घंटे बाद जो है फूड जो है वो कुक हो जाता है। तो अब क्वेश्चन है यहाँ पर कि डिस सोलर कुकर से वो कैसा होता है। रिफ्लेक्टिंग द मटेरियल आयोनाइज्ड एल्युमिनियम शीट, यस इट हैज रिफ्लेक्टिंग लेस देन 50%, तो हमने नहीं देखा। नीड टू ट्रैक द सन टू डिलीवर द पावर 0.6 किलोवाट, हाँ ये बात ठीक है। नेक्स्ट है यूज द पैराबोलिक डिस्क टू कंसंट्रेट ऑन इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, ये बात भी ठीक है। कैन हैव द बॉटम वेसल टेम्परेचर लेस ओवर द 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, ये बात बिल्कुल भी गलत है। तो फिफ्थ पॉइंट नहीं होना चाहिए, फिफ्थ पॉइंट को हम काट देते हैं और 1, 3, 4 हमको बी में मिलता है। सो बी इज दी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्या कहता है। एट प्रेजेंट इन इंडिया द टोटल इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी अकाउंटेड बाई, जो टोटल इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल कैपेसिटी है वो इंडिया में किस तरीके से, कौन कौन से सोर्स से हम बना सकते हैं। तो जो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो आप ध्यान रखिए, इसको मैंने परसेंटेज वाइज भी लिख दिया है कि अगर हम एक्सक्लूड कर दें जो लार्ज वाले हाइड्रो पावर है, जो वाटर से हम एनर्जी बनाते हैं, उसको 2 या 3 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। बेसिकली 2 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, एक होता है लार्ज और दूसरा होता है स्मॉल। तो जो लार्ज वाले हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं उनको अगर हम एक्सक्लूड कर दें तो बाकी के जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है वो कहाँ कहाँ से हम बनाते हैं। हम सोलर पावर से बनाते हैं 9% तक, विंड से 10%, बायो से 2.7, स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट से हम 1.3 और वेस्ट से हम बनाते हैं 0.04% एनर्जी। तो यहाँ पर अब मार्क करना है, सोलर पावर से हम बनाते हैं, विंड पावर से हम बनाते हैं, स्मॉल हाइड्रो पावर से भी बनाते हैं और लार्ज से भी बनाते हैं। अर्बन एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट टू एनर्जी का जो हमने वेस्ट देखा ना, जो बायो मास वाला था ना, उससे हम बनाते हैं। बायो मास पाउडर से भी हम पावर से भी हम बनाते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो 1 से लेकर के 5 तक का सभी, इन सभी सोर्स से हम एनर्जी बनाते हैं। सो 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे सी वाला जो है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है कि टारगेट है, टारगेट सेट बाय इंडियन गवर्नमेंट जनरेटिंग द पावर फ्रॉम द विंड एनर्जी। विंड एनर्जी से कितना हमें जो है एनर्जी प्रोड्यूस करना है 2022 तक, क्या टारगेट था। तो विंड से हमारा जो है 60% का टारगेट था, तो यहाँ पर आंसर 60% हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, द टारगेट सेट बाय इंडियन गवर्नमेंट फॉर द पावर रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन। रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन, तो यहाँ पर देखिए रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट कितना है, 40 गीगावाट। तो 40 गीगावाट यहाँ पर दिया हुआ है, सो फर्स्ट इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि फोटोवोल्टिक सिस्टम यानी जो पीवी सिस्टम है, अरेंज इन दी फॉलोइंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट यूनिट। जो पीवी सिस्टम होता है उसमें कुछ यूनिट होती है सेल वगैरह की, उसको हमें सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो इसका ये कॉन्सेप्ट है, देखिए सबसे पहले जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो होता है सेल, सेल के बाद आता है मॉड्यूल, यानी कि इन सेल्स को जोड़ जोड़ के जो बनता है वो होता है मॉड्यूल। अब इन मॉड्यूल को जब जोड़ा जाता है तो बनता है एरी, और इन एरी का जो कंप्लीट जो आप देखते हैं वो क्या होता है, वो पैनल होता है। ठीक है, तो इसको हम सीक्वेंस में लगाएंगे तो फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा, सोलर सेल आएंगे, सेल के बाद क्या आएगा, मॉड्यूल आएंगे, मॉड्यूल के बाद क्या आएगा, एरी, और एरी के बाद जो है एरी फील्ड आएगा। ठीक है, जो कि 4th नंबर पे आएगा। सो सी के बाद ए आना चाहिए, सी ए, फिर आएगा बी एंड देन आएगा डी। आंसर यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सोलर वाटर सिल्क इज अ डिवाइस टू। सोलर वाटर स्टिल जो है वो डिवाइस है, वो क्या है, प्रोड्यूस टू पोर्टेबल वाटर बाय यूजिंग दी सोलर एनर्जी,
pump the water by using the solar energy, generate the electricity by using the solar energy, produce the heat by using the solar energy, produce the potable water। ये ध्यान में रखिए, याद कर लीजिए, produce the potable water using solar energy। सोलर एनर्जी का यूज करके हम पोर्टेबल वाटर बनाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है कि थर्मल रिएक्टर प्रोड्यूस द एनर्जी बाय फिजन ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर फ्यूल। तो इनमें से हमें सेलेक्ट करना है कि कौन कौन से जो है जो यूरेनियम है जिसका कि यूज कर सकते हैं फिजन में। तो आपको बताया था मैंने कि ऑड नंबर वाले को देखना है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें ऑड नंबर है, इसमें इवन है और ये है। तो ए, बी और ई, ए, बी और ई, ये वाला ऑप्शन आपका डी में है। तो आपको मैंने बताया था यहाँ पे कि ऑड नंबर जिसमें कंटेन होगा वो हमको लेना है। ए, बी, ई ऑप्शन डी में है, सो डी इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, एज ऑफ नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग लीडिंग कंट्री विंड एनर्जी। तो कौन सी कंट्री है, चाइना जो है वो लीडिंग कंट्री है। ठीक है, ये सीक्वेंस आपको बताया था, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इंडिया कौन से नंबर पे है, इंडिया इज दी 4th पोजिशन पे है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, अरेंज दी फॉलोइंग कंट्री इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ विंड एनर्जी। अगर अभी के हिसाब से अरेंज किया जाए तो फिर क्या हो जाएगा, चाइना, यूएस, जर्मनी, इंडिया। ठीक है, चाइना यानी कि ए, चाइना, यूएस, जर्मनी, फिर आएगा इंडिया और फिर आ सकता है यहाँ पे फ्रांस है, बल्कि पहले जो था स्पेन था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अभी तो फ्रांस दिया हुआ है, तो यहाँ पर तो डी आ जाएगा। तो ए, सी, ई, बी, डी, ए, सी, ई, बी, डी। ठीक है, तो सबसे टॉप पर तो चाइना है, तो इसलिए यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगा रहेगा। सो ये है, ये आप ध्यान रख सकते हैं, जो कि अभी आपका जो है स्पेन आ चुका है यहाँ पर फ्रांस की जगह। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनर्जी सोर्स इन टर्म्स ऑफ देयर हीट कंबस्शन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इनमें से हमें इसको अरेंज करना है कि हीट कंबस्शन ऑफ एनर्जी ऑर्डर, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, और यानी कि लास्ट में कौन आएगा जो सबसे जल्दी जल जाता है, और सबसे पहले वो आएगा जो सबसे देर में जलेगा। तो अगर आप ग्रीन वुड की बात करें तो ये सबसे लेट में जलेगा, इसको हम जो है सबसे लास्ट में रखेंगे। और जो गैसेस होती है उसमें सबसे जल्दी कैपेसिटी होती है एनर्जी कैप्चर करने की, तो ये फर्स्ट नंबर पे होगा और ये सेकंड नंबर पे। तो मीथेन जो है सबसे आगे होना चाहिए, उसके बाद नेचुरल फैट्स वगैरह आएंगे, फिर आएगा ड्राई वुड, और जो ग्रीन वुड है वो सबसे लास्ट में जो है कंबस्शन होता है। ग्रीन वुड जो गीली लकड़ी है या जो ग्रीन है उसको जलाना बहुत मुश्किल है, वो नहीं जलेगी, और जो मीथेन है वो सबसे जल्दी आग पकड़ लेगी, जो गैसेस स्टेट में है वो सबसे जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। फिर वही क्वेश्चन, मतलब उससे रिलेटेड एक दूसरा क्वेश्चन है जहाँ पर यही कहता है कि थर्मल रिएक्टर प्रोड्यूस एनर्जी फिजन, इसमें से कौन सा जो है फिजन के थ्रू। तो फिजन में हमें वही क्या करना है, ऑड नंबर वाले को यहाँ से कलेक्ट करना है। इसको ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं, प्लूटोनियम आ गया। ठीक है, ए, बी, ई, तो ए, बी, ई ऑप्शन जो है वो देखिए, अगर आप कॉन्सेप्ट को जान जाएंगे तो आपके लिए करना, कोई भी क्वेश्चन करना बहुत ही आसान हो जाएगा। और अगर आप आंसर्स को रटेंगे बैठ के तो फिर एग्जाम में देखिए दिक्कत होगी। तो कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। थ्योरी को अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो थ्योरी को पढ़िए, जो भी थ्योरी आप नहीं पढ़े हैं नहीं करेंगे तो उसमें दिक्कत आएगी। आप थ्योरी को पढ़ेंगे, क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व होगा। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे 4th वाला हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, फॉर द विंड पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन विच अमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ द रूटर्स इज मोस्ट कॉमनली यूज। तो कौन से रूटर्स जो हैं लगे होते हैं, ये आपको मैंने बताया था, यहाँ पर प्रॉपेलर रूटर्स लगे होते हैं। तो प्रॉपेलर रूटर्स लगे होते हैं, नाम है सिंपल सा, याद करना है, ये हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर सी वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ एनर्जी इज द combustion produce maximum कार्बन डाइऑक्साइड पर यूनिट एनर्जी आउटपुट हीट कंटेंट। कह रहा है इनमें से कौन सा जो है, इन सभी को अगर जलाया जाए तो किसमें जो है सबसे ज़्यादा जो है CO2 इमिट होगी। तो कोल है, नेचुरल गैस है, डीजल है, गैसोलिन है।
तो जो कोल है, आपको पता है कोयला जलाते हैं तो आप देखते हैं उसमें से कैसे एकदम काला काला सा निकलता रहता है, धुआं टाइप का। तो वो आपका CO2 आप एक्चुअली देख सकते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा इमिट होगी। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, CO2। ठीक है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये जो भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया ये समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स भी लिख सकते हैं। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, अपने डाउट्स आप टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।